पाकिस्तान के अंदर एक कोई बिजनेसमैन मौजूद है जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है? हमारे पास एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों लोग हैं। उस पर हम ना जाएं तो बेहतर है, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम सैकड़ों लोग हैं। पाकिस्तान के पास इनफरादी तौर पे बड़े मजबूत लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास गर्म पानियों के साहिल समंदर मौजूद हैं, गवादर मौजूद है, कराची मौजूद है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस मौजूद हैं, पानियों के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। इसके बावजूद हम कर्जे पे पल रहे हैं। कर्ज क्यों नहीं उतर रहा? एकदम से खबर आती है फलां पॉलिटिशियन फलां बिजनेसमैन के पास उसके घर से अरबों रुपया बरामद हुआ, पैसे गिनने वाली मशीनें थक गई हैं। 3-4 अफराद आपके देखें कि आपका लेक सिटी वाले, आपका RFB और आपके फौजी फाउंडेशन वाले मिलके उन्होंने आपकी एयरलाइन को डूबते डूबते बचाने के लिए अपने कंधे दिए उनको। एक इदारा हमें 50 अरब का नुकसान दे रहा है, हम उस नुकसान को खत्म करने के लिए हमें वो इदारा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन अगर आप PI पे यहाँ पे रोक देंगे तो ये मामला ठीक नहीं होगा। आपको बहुत स्पीड से आपको और इदारों की तरफ आना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आना पड़ेगा, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को दोबारा एक दफा रिकंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर हम बात करते रहते हैं आपस में भी बैठे हुए, लेकिन आज मैं एक बिजनेस एनालिस्ट से बात कर रहा हूँ तो ये सवाल आपसे ज्यादा मुनासिब है और बर वक्त। पाकिस्तान के पास गर्म पानियों के साहिल समंदर मौजूद हैं, गवादर मौजूद है, कराची मौजूद है और इसके अलावा पाकिस्तान के पास डिफरेंट उसके पास जोग्राफिकल लोकेशंस मौजूद हैं, मैदान हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं, पानियों के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास, मौसमों की तब्दीली है पाकिस्तान के पास, चारों मौसम चारों मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद हम कर्जे पे पल रहे हैं। IMF से हमारी जान नहीं छूट रही और IMF की पॉलिसीज़ को जो हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट की जाती हैं हमें लामहला उसको फॉलो करना पड़ता है और ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बच्चे तक उसके असरात मुरतब होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर हो। तो ऐसा क्या है कि हम कर्ज के बगैर जी नहीं सकते? कर्ज क्यों नहीं उतर रहा पाकिस्तान का? कर्ज जो है ना, ये एक बड़ा आपने और इससे पहले एक छोटी सी बात, एक पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कोई बिजनेसमैन मौजूद है जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है? इस पे हम बाद में आते हैं। हमारे पास एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों लोग हैं। ठीक है, उस पे हम ना जाएं तो बेहतर है, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम सैकड़ों लोग हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हैं, नहीं हम उनका नाम नहीं लेंगे, हाँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन में है, ठीक है, या किसी भी इदारे से वो मुंसलिक हैं, तो ये आप इस बात का फिक्र न करें। पाकिस्तान के पास इनफरादी तौर पे बड़े मजबूत लोग मौजूद हैं। ठीक है। तो खैर हम पिछली बात के ऊपर आते हैं। तो जो कर्जे हैं ना, ये बेसिकली मेरी दुखती रह गया। ये जो कर्जों का लफ्ज है ना कि हमारे मुल्क को कर्जे में डूबा गया और हमारी जो एम्बेरसमेंट है वो हमें बाहर के ममालिक में एक बंदे के ऊपर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है? मैं एग्जैक्ट फिगर्स में ना इसको बता सकूं, लेकिन वो राउंड फिगर में आई थिंक 3 लाख से, हाँ, तीन लाख 3.5 लाख, कभी कोई 3,13,000 के पास उसको था, क्योंकि हमारे पास हमारी जो मर्दम शनासी है वो बड़े देर से, वो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स पॉपुलेशन के नहीं है, सेंसस जो है। हाँ, तो हम उसके बाद फिर हम मतलब, क्योंकि ये तो बड़ा एक आसान सा, हमने टोटल कर्जे को डिवाइड करना है ओवर द टोटल पॉपुलेशन, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो कभी वो 22 करोड़ पे आती है और कभी मैं किसी इंटरव्यू में या किसी टॉक शो पे गया होता तो एकदम से 30 करोड़ देखते हैं और मैं उसको देख रहे हैं ये 30 करोड़ कब हो गई? ये तो ऑब्वियसली 22 करोड़ में हम खड़े थे। हाँ। तो बता रहा हूँ कि वो उसमें इतनी मैनिपुलेशन है कि अभी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप एकदम से खबर आती है फलां पॉलिटिशियन फलां बिजनेसमैन के पास उसके घर से अरबों रुपया बरामद हुआ और पैसे गिनने वाली मशीनें थक गई है ये गिनते हुए। ये मैं इस बात को अभी दोबारा दोहराऊंगा कि इनफरादी तौर पे हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। और उसका अब आपके पिछले जवाब की तरफ आते हैं कि हम जो कर्जों में डूबे हुए हैं और हम इसका क्या हाल है। तो उसका एक ये कि जो इनफरादी तौर पे जो 3-4 अफराद आपके देखें कि आपका लेक सिटी वाले, आपका RFB वाले और आपके फौजी फाउंडेशन वाले मिलके उन्होंने आपकी एक एयरलाइन को डूबते डूबते बचाने के लिए अपने कंधे दिए उनको। ठीक है, कि उन्होंने 135 बिलियन की जो बिड है उसको क्लियर करके मुल्क की ऐसा इदारा जो हमें 50-60 अरब का सालाना नुकसान दे रहा था। सोशल मीडिया पे तो ये कहा जा रहा है कि ये तबाह बर्बाद कर दिया मुल्की खजाने को, एसेट को। मैं ये बात अक्सर और भी टीवी प्रोग्राम से बोल चुका हूँ कि जो ये तनकीद होती है ना, ये ऑपोजिशन के सर्वाइवल की जंग होती है। ठीक है,
अगर यानी अभी जो आरिफ हबीब साहब ये बहुत ने, अच्छा बहुत कदम उठाया। अच्छा है। मैं ये मैं इन्हीं लोगों की तरफ मेरा इशारा है कि कौन सा कहते हैं, कौन सा एक इंसान, मैं कह रहा हूँ कुछ इंसान मिलकर इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। उसका एक हमें एक ये कह लें कि एक चीज हमें नजर आई है कि देखें आप 3-4 लोगों ने मिलकर इस बात को उस जिम्मेदारी को लिए कि हम इस इदारे को चलाएंगे। ये कि निजकारी को आप एक पॉजिटिव स्टेप समझ रहे हैं। आप तनकीद को साइड पे रखें और आप फैक्ट्स पे आएं कि नहीं, मैं फैक्ट्स की बात एक कर रहा हूँ। इदारा हाँ, जो कौमी खजाने को 40 अरब का टीका लगा रहा है हर साल, और वो 40 अरब हमारे टैक्स का पैसा है। ठीक है। तो हमने जब अगर हम कहते हैं इन कर्जों से हम किस तरह जान छुड़ाएंगे, और लोग कहते हैं कि अब हर बंदा कहता है कि इन कर्जों को खत्म करें और अपने अखराजात कम करें, तो ये अखराजात कम करने का ही तो तरीका है कि एक मुल्क एक पहली बदकिस्मती को हमने कबूल कर ली कि हम इस इदारे को नहीं चला पाए। हालांकि ये इदारा बल्कि अवाम पे बोझ बनने की बजाय अवाम के फायदे में जाना चाहिए था। ठीक है। हमने उस वक्त ये पूरी दुनिया में बेहतरीन एयरलाइन समझी जाती है। हाँ, हमने उस रियलिटी चेक को तो हमने फेस कर लिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? हमने अपनी नाअहली कबूल कर ली कि हम एज अ गवर्नमेंट हम ये इदारा अवाम की रिलीफ के लिए हम उसको नहीं दे सके। लेकिन अब एक इदारा हमें 50 अरब का नुकसान दे रहा है, तो हम उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए हमें वो इदारा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। उसके अंदर एक एफिशिएंट तरीके से उसको चलाने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए हमें उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और ये प्राइवेटाइजेशन अगर आप पीआई पे यहाँ पे रोक देंगे तो ये मामला ठीक नहीं होगा। आपको बहुत स्पीड से आपको और इदारों की तरफ आना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आना पड़ेगा। आपकी जैसे ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, ये बहुत बड़े बड़े बोझ हम इस हुकूमत के ऊपर डले हुए। ऐसे आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को दोबारा एक दफा रिकंसिडर करना पड़ेगा। आपका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी आप एक बर्डन समझते हैं? ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। आपका पीछे जो यूटिलिटी स्टोर्स है उनको आप स्टेट लाइफ वाले तो क्लेम करते हैं, अभी हमारे इस प्रोग्राम के नीचे भी उनके बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उससे मुंसलिक हैं। वो तो कहते हैं कि हम बहुत बिजनेस इकट्ठा करके देते हैं। आप मैं वही बात करूँ कि कंट्रोवर्शियल ये बातें हो जाती हैं। हम जब तक इन कंट्रोवर्शियल बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी इदारा हुकूमती इदारा हमें खसारे में है, हम उसको प्राइवेटाइज करने की तरफ नहीं जाएंगे। हम इस टाइम पे स्टेट लाइफ को एक साइड पे रख के हम इस बात पे आते हैं कि कोई भी हुकूमत का इदारा जो हुकूमत का खसारे में जा रहा, एक आपने इंश्योरेंस और दूसरा एक और आपने आपकी पीछे यूटिलिटी स्टोर्स जिस तरीके से, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर आपकी इनकम सपोर्ट है। आप ये देखें कि आपका हेल्थ और एजुकेशन से बड़ा जो निजाम है वो आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जा रहा है। हाँ, उससे मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब आपका टोटल वफात मेरे सुनने में तो आया कि इससे भी ज्यादा है। मतलब 3 टाइम्स ऑफ योर एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों का मिला के and then multiplied by 3. That is the amount Benazir income support is giving to the Sindh people. एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से तो विड्रॉ हो रहा है। हाँ, तो एजुकेशन आप जब आप कोई उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो विड्रॉल ही है ना। तो बेसिकली अब आपको उन चीजों। अच्छा, आप एक तरफ कहते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज करना जो है, खर्चों को कम करना, वो बेहतरी है जो भी इदारा आपको खसारे में है। I would never talk about कि हम अपना मतलब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम के लिए हमें नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। कोई भी जो हमारी सिक्योरिटी से जो हमारा लिंक है, जो हमारी सॉवरेंटी को जो चीज चैलेंज करती है, उस इदारे के तो करीब हम किसी को फटकने भी नहीं देंगे।